Hello everyone, today I will discuss about non-probability sampling, which is also very important for the exams and research methodology also. तो जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है। तो इसमें जो समग्र होता है उसमें से जो भी सैम्पलिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसमें सभी को चुने जाने का समान अवसर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो यही है, चुने जाने का समान अवसर नहीं होता है। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार जिसको हमें लेना होता है या जो भी मेरे पर्पज़ को फुलफ़िल करते हैं हम उनको ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें मैंने PAQSS लिख रखा है ताकि आपको इस ट्रिक से याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछता है प्रोबेबिलिटी में कौन आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन आता है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए उनको हम नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में केवल 5 हैं तो उनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। PAQSS से P से है पर्पज़िव, Q से A से है एक्सीडेंटल, Q से है क्वाटा और S से है सेल्फ सेलेक्टेड, दूसरे S से है स्नोबॉल। तो अगर आप ये PAQSS याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये अभी भी पूछा गया था रिसेंटली एग्ज़ाम में, तो ये तो पूछा ही जाता है किस में कौन आता है, तो आप इसको इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे है पर्पज़िव। पर्पज़िव सैम्पलिंग क्या होता है? जो हम अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिट को सिलेक्ट करते हैं या रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करते हैं वो पर्पज़िव सैम्पलिंग होता है। उद्देश्य के अनुसार जब हम निदर्शन का चुनाव करते हैं तो वो पर्पज़िव सैम्पलिंग में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा रिसर्च रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है या उनसे हम उस पर काम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, तो हम उन महिलाओं का सिलेक्शन करेंगे, बाकी हमें किसी और से मतलब नहीं है। तो ये मेरा पर्पज़िव स्टडी हो गया, जो मेरे पर्पज़ को फुलफिल कर रहे हैं, हम सिर्फ उन यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये आता है हमारा पर्पज़िव सिलेक्शन में। और इसमें जो भी हम अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेते हैं पर्पज़िव सैम्पलिंग में। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी इसी तरह होती है। ये सुविधा अनुसार जो रिसर्चर होता है वो अपनी यूनिट का चुनाव कर लेता है। जब इसमें समग्र की इकाई का कुछ अता पता नहीं होता है कि कितना यूनिट है, कुछ नहीं पता होता है और धन और समय की कमी होती है, तब हम एक्सीडेंटल रिसर्च का सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं। और इसमें भी हम जिसको हमारा मन होता है हम सिर्फ उसी से बात करते हैं, जो मेरे पर्पज़ को फुलफ़िल करता है हम उनसे जाके बात करते हैं। और इसमें हम अपने अनुसार जिसको भी लेना चाहते हैं उसको ले लेते हैं, जो इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो ये रिसर्चर की सुविधा अनुसार सेलेक्ट किया जाता है इसमें एक्सीडेंटल में। जो क्वाटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या होता है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसी तरह ये भी होता है। क्वाटा में हम समग्र को कई भागों में बांट देते हैं और फिर क्या करते हैं, किसी भी एक भाग से हम इकाइयों का चुनाव कर लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, जो हम इकाइयों का चुनाव करते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर करते हैं। लेकिन क्वाटा में क्या करते हैं, जो भी हम इकाइयों का चुनाव करते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर ना करके हम पर्पज़िव सैम्पलिंग के आधार पर ही अपनी आवश्यकता अनुसार उनका चयन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। सेल्फ सेलेक्टेड की बात करते हैं तो इसमें जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो स्वयं आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो भी इच्छुक रिस्पोंडेंट या उत्तरदाता होते हैं वो अपना आंसर खुद देते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियो पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्या आंसर होगा आप बताएं, तो वो लोग खुद ही, जिसको भी आता होता है या जिसका मन करता है वो खुद अपना आंसर भेजता है या बताता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो खुद ही अपना रिस्पॉन्स करने के लिए इंटरेस्टेड होता है, वो आता है, तो वो सेल्फ सेलेक्टेड हो जाता है। स्नोबॉल में क्या होता है, जब हमारे जो समग्र है वो हमारा उसका दायरा हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नियरेस्ट होता है उससे हम सबसे पहले पूछते हैं, आंसर करते हैं, उसके बाद उसके जानने वालों को पूछते हैं, तो वो अपने जानने वालों को बताता है। फॉर एग्जांपल, उसने हमें 3 लोगों को बताया, उससे हमने कहा आप अपने जानने वालों को 3 लोगों को भेज दो या जितने भी हैं भेज दो, तो उसने अपने जानने वालों को भेज दिया। फिर इसने भी अपने जानने वालों को भेज दिया और इसने भी अपने जानने वालों को भेज दिया। इसी तरह फिर इसने भी अपने को भेजा, इसने अपने को भेजा, इसने अपने को भेजा, तो टोटल मिलाकर जितना भी इसको सैम्पलिंग चाहिए था वो उसको मिल जाता है। और जब वो तब तक ऐसा काम करता रहता है जब तक उसको जितनी यूनिट चाहिए होती है उतनी नहीं मिल जाती है। तो ये सबसे इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग भी, इसमें उसको मेहनत नहीं ज़्यादा करनी पड़ती है। तो स्नोबॉल में ये होता है कि एक के द्वारा फिर
हेलो एवरीवन, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो कट गई थी, तो मैं जो एंडिंग पार्ट रह गया था उसको फिर से रिकवर कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग मैंने बताया था जब हमें किसी समग्र के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, जो मेरे परिचित रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके जब हम उनके थ्रू आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हमारे लिंक बढ़ते जाते हैं उन लिंक के थ्रू जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हमें जितने रिस्पोंडेंट चाहिए उतने नहीं मिल जाते हैं, तो उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कोई जानने वाला है, फिर मैंने उससे कहा, फिर उसके कोई जानने वाले हैं, फिर उसके कोई जानने वाले हैं, इस तरह से करके जितना हमें डेटा चाहिए उतना हमें जब मिल जाता है तब हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। या फिर हम दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ठेला है, उस पर हमने थोड़ी सी बर्फ़ को इकट्ठा किया, उसके बाद हमने थोड़ी और बर्फ़ को इकट्ठा किया, फिर थोड़ी और किया, फिर हमको जितना चाहिए उतनी इकट्ठा करते करते जब हमारा एक प्रॉपर आकार में, प्रॉपर शेप में जितने में हमें इकट्ठा करनी है बर्फ़ उतनी मिल जाती है, तो उसे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कह सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ज़्यादातर इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई दंगा हुआ हो या कोई ऐसी घटना घटी हो जहाँ पर रिस्पोंडेंट के बारे में नहीं पता है आपको कि किससे बात करनी है, कौन से हमारे रिस्पोंडेंट होंगे जो हमारे इसमें शामिल होंगे, तब हम इसको इस विधि को अपनाते हैं। और ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जितने भी आपके जानने वाले हैं उनसे आप लिंक करते करते उसके बाद जो जितना रिस्पोंडेंट आप चाहिए होता है आपको, वो जब मिल जाता है तब आप अपनी फुल रिसर्च की फुलफ़िल कर लेते हैं और फिर इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरा रह गया था डिस्कशन के लिए सैम्पलिंग एरर। तो इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। सैम्पलिंग एरर कब होता है? जब आप सही से प्रतिनिधित्व का चयन नहीं कर पाते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चयन जैसे होना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें क्या कर देते हैं, पक्षपात कर देते हैं किसी तरह से जब आप रिस्पोंडेंट के सिलेक्शन में, तो सैम्पलिंग एरर हो जाता है। और कैसे होता है? जब हम दैव निदर्शन के माध्यम से कोई सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें क्या हो जाए, दैव निदर्शन में कोई त्रुटि जब आ जाती है तो सैम्पलिंग एरर हो जाता है। तो इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, पहला तो पक्षपात और दूसरा जब दैव निदर्शन में त्रुटि आ जाती है तो सैम्पलिंग एरर होता है। तो अगर पूछ ले सैम्पलिंग एरर कैसे होता है तो उसमें हम इन दो चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो मुझे लगा कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर दें, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। बाकी मैंने इसमें सब कुछ बता दिया था। PAQSS आपको याद करना था और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर दी हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।